वेलकम बैक गाइस टू द यूट्यूब चैनल द टीपीएस क्लासेस। सो आज हम पढ़ेंगे जो सब्जेक्ट है आईबीएफएस उसके बारे में। उसमें टोटल 5 यूनिट्स हैं जिसमें से एक यूनिट है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। तो आज हम उसके बारे में डिटेल लेक्चर कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग ऐसे होता है कि जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट क्या बताया है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रेफर्स टू स्पेसिफिक डिवीजन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स एडवाइजरीज एंड कैपिटल रेजिंग सर्विसेज टू कॉर्पोरेशन इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या करता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट होती है, कॉर्पोरेशन होते हैं, इंस्टीट्यूशंस, तो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनके जो पैसे रेज करने में हेल्प करती है वो करती है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के थ्रू। वो क्या आता है, करता कौन है? बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो काम करते हैं। पहले के ज़माने में जैसे ट्रेडिशनल कमर्शियल बैंक होते थे कि वो क्या करते थे, खाली डिपॉजिट लेते और लोन्स देते थे। बट आजकल जो न्यू ट्रेंड है जिसमें कैपिटलिस्ट मार्केट है, उसमें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ये हेल्प करती है अदर्स कॉर्पोरेट्स को, ताकि वो अपने कैपिटल रेज कर सके। उसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो होता है होलसेल बैंकिंग, एडवाइजरी सर्विस, कैपिटल मार्केट फोकस एंड ट्रांजेक्शन ओरिएंटेड। होलसेल बैंकिंग मतलब जो मेजर बड़े इंडिविजुअल बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनकी बात करते हैं, ना कि इंडिविजुअल रिटेल कस्टमर्स की। एडवाइजरी सर्विस, एडवाइजरी सर्विस मतलब एडवाइस करने की सर्विस। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं लोगों को कैसे आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी क्या रखिए। कैपिटल मार्केट फोकस कहने का मतलब है कि जहाँ पे ये हेल्प कराते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और कॉर्पोरेशंस को, ताकि वो अपनी सिक्योरिटीज को मार्केट में इशू करें, ट्रेडिंग करवा पाए, ताकि उससे उन्हें कैपिटल रेज हो। उसके बाद आता है ट्रांजेक्शन ओरिएंटेड, specific engage in specific often large scale financial deals। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंस क्या है। तो इम्पोर्टेंस क्या है बताया कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का इम्पोर्टेंस क्या है बताया कि कैपिटल फॉर्मेशन कराने में हेल्प करती है। किसके? जो बड़े बड़े जैसे बिजनेसेस होते हैं उनको कैपिटल फॉर्मेशन कराने में हेल्प करता है। कैसे कराता है? फंड ग्रोथ कराता है, एक्सपेंशन करवाता है, इनोवेशन कराता है, हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? तो कैपिटल रेज करने में इन्वेस्टर्स के थ्रू हेल्प करता है जो अपने कैपिटल को डिप्लॉय करना चाहता है। डिप्लॉय मतलब जो डालना चाहते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट बैंक की इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्प करता है। कैसे? तो कैश फ्लो फैसिलिटेट करता है, कैश फ्लो बढ़े, मार्केट में पैसे ज़्यादा आए। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सपोर्ट्स न्यू बिजनेस वेंचर्स, जॉब क्रिएशन एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है। उसके बाद आता है मार्केट एफिशिएंसी, दे कंट्रीब्यूट टू एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट बाय ब्रिंगिंग न्यू सिक्योरिटीज। कहने का मतलब है कि न्यू सिक्योरिटीज को मार्केट में लॉन्च करवाया जाए ताकि उससे मार्केट एफिशिएंट रहे, ट्रेडिंग फैसिलिटेट करता है। कॉर्पोरेशन रिस्ट्रक्चरिंग, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कहने का मतलब है कि जब फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या करता है, मर्जर और एक्विजिशन के बारे में लोगों को, कंपनीज को आइडिया देते हैं कि कैसे उनको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने में बेसिकली हेल्प करता है। उसके बाद है, मैं आपको कीवर्ड्स बताते जा रहा हूँ ताकि आपको खाली वो कीवर्ड से याद आ जाए करना क्या है, लिखना कैसे है वो आप समझ जाएंगे। नहीं तो आपको पढ़ना चाहे तो ये पूरा डिटेल नोट्स पढ़ सकते हैं आप, बट मैं आपको खाली कीवर्ड वर्ड्स बता रहा हूँ ताकि जो आप अगर उतना याद रखेंगे तो आप एग्जाम में लिख पाएंगे। तो आगे चलते हैं। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट करने में हेल्प करता है फाइनेंशियल वो डेरिवेटिव्स और अदर सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हेल्प कराते हैं कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आपके लिए बेस्टर होंगे ताकि आप रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से कर सकें। गवर्नमेंट फंडिंग, गवर्नमेंट फंडिंग कहने का मतलब है कि पब्लिक प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है पब्लिक प्रोजेक्ट्स एंड मैनेजिंग नेशनल डेट। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग गवर्नमेंट को हेल्प करता है पब्लिक से पैसा उठाने में। ठीक है। उसके आगे हम पढ़ते हैं कि डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक्स एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होते हैं। While both are financial institutions, their core activity, client base and regulatory different slightly। दोनों ही कॉर्पोरेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, पर उनकी जो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो डिफरेंट करती है। जैसे प्राइमरी फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन जो कमर्शियल बैंक्स का होता है वो क्या होता है कि एक्सेप्ट डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन प्रोवाइड करना, जबकि इन्वेस्टमेंट बैंक का होता है सिक्योरिटीज को अंडरराइट करवाना, मर्जर एंड एक्विजिशन के बारे में एडवाइस करना, कैपिटल रेज करवाना फंक्शन होते हैं। क्लाइंट बेस क्या है, कमर्शियल बैंक का क्लाइंट बेस क्या है, कौन है उनके क्लाइंट? क्लाइंट होते हैं इंडिविजुअल होते हैं, स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, स्मॉल सम लार्ज, कुछ कॉर्पोरेट, बड़े कॉर्पोरेट नहीं तो जनरली स्मॉल बिजनेस और इंडिविजुअल्स होते हैं। जबकि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के जो क्लाइंट होते हैं वो होते हैं कॉर्पोरेशन, बड़े बड़े कंपनियां, इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट स्वयं इसकी क्लाइंट होती है। कॉमर्शियल बैंक्स का रेवेन्यू सोर्स क्या है? तो वो जो नेट मार्जिन होता है, लोन्स और डिपॉजिट के बीच का जो डिफरेंस होता है, वो मार्जिन जो इंटरेस्ट आता है वो उनका प्रॉफिट होता है।
जबकि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का ऐसा नहीं होता। इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्या करते हैं, वो अपने फीस रखते हैं, एडवर्सरी फीस रखते हैं, ट्रेडिंग में कमीशन होता है उनका, एसेट मैनेजमेंट कमीशन होता है, फीस होती है, वो उससे कमाते हैं। कॉमर्शियल बैंक की जो मेजर रिस्क होती है वो क्या होती है कि वो उन्होंने जो लोन दिया है वो कई लोग लेके भाग ना जाए, मतलब कोई डिफॉल्ट ना कर दे, वो चीज़ होती है उनकी क्रेडिट रिस्क। जबकि इन्वेस्टमेंट बैंक्स का जो मेजर रिस्क पार्ट होता है वो होता है मार्केट रिस्क, अंडर राइटिंग रिस्क एंड एडवर्सरी रिस्क, ऐसा उनका रिस्क होता है। उसके बाद कॉमर्शियल बैंक्स की जो बैलेंस शीट होती है वो बहुत बड़े बड़े डिपॉजिट और लोन से भरी होती है, जबकि इन्वेस्टमेंट बैंक में ऐसा नहीं होता। कारण क्या है कि उनकी वो एक मेजरली उनका एडवाइस करने का काम है। तो उनकी जो बैलेंस शीट होती है वो कोई बड़े बड़े डिपॉजिट से नहीं भरी होती, जो उनकी लिक्विड बैलेंस शीट ज़्यादा फोकस होता है। रेगुलेशंस, प्राइमरी डिपॉजिट टेकिंग एंड लेंडिंग रेगुलेशंस। और ऑन द अदर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को क्या होता है, सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेशन, सेबी और एसएससी रेगुलेशंस होते हैं। अब इन कॉमर्शियल बैंक्स के प्रोडक्ट क्या होते हैं, प्रोडक्ट या सर्विसेज क्या होते हैं जो वो प्रोवाइड कराते हैं पब्लिक को। तो प्राइमरी डिपॉजिट, लेना देना, और लेंडिंग रेगुलेशंस, सॉरी यहाँ पे है कि सेविंग अकाउंट, चेकिंग अकाउंट्स एंड मॉर्टगेज। मॉर्टगेज मतलब गिरवी रखना, पर्सनल लोन लेना, बिजनेस लोन उठाना, ये कॉमर्शियल बैंक का होता है। ऑन द अदर हैंड इन्वेस्टमेंट बैंक का क्या होता है कि आईपीओ लाना, आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, बॉन्ड इशूएंस लाना, इशू करवाना, मर्जर एक्विजिशन के बारे में एडवाइस करना, प्राइवेट इक्विटी प्लेसमेंट, डेरिवेटिव्स एक्सेट्रा, ये सारे। तो हमें देख लेंगे कैसे ये कॉमर्शियल बैंक और इन्वेस्टमेंट बैंक के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं आराम से। इसके अगर क्वेश्चन आए तो आपके पास है 8 नंबर के आंसर इजिली बन जाएंगे। 8 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पॉइंट है, आराम 7 पॉइंट के नंबर बन जाएंगे। इसके बाद आता है फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक्स। ठीक है, तो फिर हम पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक का फंक्शन क्या क्या है। इन्वेस्टमेंट बैंक का फंक्शन होता है अंडर राइटिंग कैपिटल रेजिंग। वो मेजरली क्या करते हैं, कैपिटल रेज कराने में हेल्प करता है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा। कैसे हेल्प करता है, आईपीओ निकलवाता है, पब्लिक ऑफर, प्राइवेट कंपनी जो होती है उनको कैपिटल मार्केट में अपनी जो पहली बार वो सिक्योरिटीज लाती है, इशू करती है, तो वो उसको हेल्प कराता है। कैसे हेल्प कराता है, प्राइसिंग द शेयर, शेयर को प्राइस कराने में, मार्केटिंग द ऑफरिंग्स एंड डिस्ट्रीब्यूट शेयर्स टू इन्वेस्टर्स। ओके, सेकेंडरी पॉइंट है सेकेंडरी ऑफरिंग क्या है, असिस्टिंग पब्लिक कंपनीज इन इशूइंग एडिशनल शेयर्स। जो पहले से पब्लिक कंपनीज लिस्टेड है उनको और शेयर्स कैसे इशू करना है वो हेल्प करता है। उससे आता है डेट इशूएंस। हाँ, तो इसमें डेट इशूएंस में क्या होता है कि वो अंडर राइटिंग कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड अदर डेट इंस्ट्रूमेंट्स को बाहर इशू करवाता है, ताकि उससे कंपनी अपने पास पैसे उठा सके, पैसे ले सके। डेट सिक्योरिटीज, डेट्स वो इशू करते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है कि सेल फॉर सिक्योरिटीज डायरेक्टली टू स्मॉल बिजनेस ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। डायरेक्टली स्मॉल बिजनेस, स्मॉल ग्रुप्स को बेचते हैं, ना कि कोई मार्केट में उतार करके डायरेक्टली वो पब्लिक से बात, इन्वेस्टर से बात करते हैं। सिंडिकेशन, फॉर्मिंग अ ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक सिंडिकेट टू शेयर द रिस्क एंड डिस्ट्रीब्यूट लार्ज सिक्योरिटीज ऑफरिंग। ठीक है, इसके बाद सेकेंडरी पॉइंट है, उसके बाद मर्जर एंड एक्विजिशन में एडवाइस करते हैं। कैसे है, स्ट्रेटेजिक एडवाइस करता है, एडवाइसिंग कंपनीज ऑन वेदर टू बाय, सेल और मर्ज विद अदर कंपनीज। समझ में आया ये क्या, कब उसको बाय करना चाहिए, सेल करनी चाहिए, मर्ज कर लेनी चाहिए अदर कंपनीज। वैल्यूएशन निकालने में हेल्प करता है, फाइनेंशियल एनालिसिस और वैल्यूएशन ऑफ टारगेट कंपनीज, कैसे सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डीलिंग स्ट्रक्चर, डिजाइनिंग द टर्म एंड कंडीशन ऑफ ट्रांजेक्शन। क्या जो कंपनीज अपने में ट्रांजेक्शन कर रही है उनके जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं और ट्रांजेक्शन के, वो सही साइड से डिजाइन कराने में हेल्प करता है। निगोशिएशन प्लस असिस्टिंग क्लाइंट इन निगोशिएटिंग डील टर्म्स, मतलब कि मोल भाव कराना कि क्या तुम जो मैं अमाउंट देने के तैयार हो उसमें जो मुझे मिल रहा है वो सही है कि नहीं, ये कम करने की बात करना है सर। ड्यू डिलिजेंस, कंडक्टिंग थ्रू इन्वेस्टिगेशन इनटू द फाइनेंशियल लीगल एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन। जो ट्रांजेक्शन होने जा रहा है वो फाइनेंशियल और लीगल एस्पेक्ट के थ्रू सही है कि नहीं है, ये बारे में भी चेक करना पड़ेगा। तो ये चीज़ वो कराता है। इसके बाद आता है सेल्स एंड ट्रेडिंग। अब market making, buying and selling securities to provide liquidity in the market and profit from bid and ask spread। समझ में आ गया क्या यहाँ पे कह रहा है, मार्केट मेकिंग का मतलब होता है कि बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज टू प्रोवाइड लिक्विडिटी इन द मार्केट। सिक्योरिटीज होते हैं उनको खरीदना और बेचने से मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहती है, तो वो मार्केट मेकिंग, मार्केट में बनाने में हेल्प करता है। प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग, ट्रेडिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विद फर्म्स ओन कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट। मतलब कंपनी के पास एक्स्ट्रा कैपिटल बचा उसको क्या करते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स में डालते हैं ताकि उससे प्रॉफिट जनरेट कर सके। उसके बाद आता है ब्रोकर सर्विस, ब्रोकर सर्विसेज, एग्जीक्यूटिंग ट्रेड्स ऑन बिहाफ ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स। जो इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स होते हैं उनका, जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनको अपने
क्लाइंट की तरह वो ट्रीट करते हैं, बड़े उनका जो ट्रेड होता है वो उनके बिहाफ पे ट्रेड करता है, उसके बीच में जो ब्रोकर होती है वो उनका प्रॉफिट वो उससे कमाते हैं। उसके बाद आता है एसेट मैनेजमेंट, मैनेजिंग मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज फॉर इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स। जो इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स होते हैं उनके पोर्टफोलियो लाइक पेंशन फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, हेज फंड्स होते हैं, उनको मैनेज कराने में हेल्प करता है। एंड हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, ओके। रिसर्च प्रोवाइडिंग इन डेप्थ एनालिसिस, डेप्थ एनालिसिस का मतलब हो गया कि जो डीप एनालिसिस करानी होती है किसी चीज़ के बारे में, कंपनी के बारे में, रिपोर्ट्स के बारे में, इंडस्ट्रीज के बारे में, वो इन्वेस्टमेंट बैंक उनको हेल्प करता है। उसका आता है डेरिवेटिव एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट, क्रिएटिंग एंड ट्रेडिंग कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एग्जांपल ऑप्शंस, फ्यूचर स्वैप्स, डिजाइन टू मैनेज रिस्क और providing customized investment exposure, structuring tailored function, financial solutions for client with specific need। कहने का मतलब है कि जो क्लाइंट होती है उसकी जो नीड है उसके हिसाब से उसको कैसे फाइनेंशियल सॉल्यूशन देना चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट बैंक स्ट्रक्चर कराता है, टेलर करता है, वो उसको पूर्ण कहते हैं कि हाँ, आपके लिए बेस्ट है, ऐसा करता है। ठीक है, उसका आता है, हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ऑपरेशंस, कि ऑपरेशन इन्वेस्टमेंट बैंक किस टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करती है। आते हैं यहाँ पे क्या लिखा है कि फ्रंट ऑफिस, इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करते हैं कि क्लाइंट के लिए फेसिंग रोल डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रेवेन्यू जनरेशन, रेवेन्यू जनरेशन कराने में हेल्प कराता है। कैसे हेल्प कराता है? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिविजन्स आईबीडी कवर्स मर्जर एंड एक्विजिशन, एडवर्सरी, इक्विटी कैपिटल मार्केट ईसीएम जिसे कहते हैं, डेट कैपिटल मार्केट डीसीएम। दिस इज ऑफन व्हाट पीपल प्राइमरी थिंक ऑफ व्हेन डिस्कसिंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। आगे नेक्स्ट पॉइंट है सेल्स एंड ट्रेडिंग, फैसिलिटेट्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज फॉर क्लाइंट्स एंड फॉर द फर्म्स ओन अकाउंट। अपने लिए और क्लाइंट के लिए, दोनों के लिए ये बाइंग और सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ कराता है। उसके अलावा जो फ्रंट ऑफिस में जो काम होते हैं ये उसके बारे में बताया जा रहा है। उसके बाद जो है फोर्थ पॉइंट है रिसर्च, प्रोड्यूस फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिकमेंडेशन। एंड अदर पॉइंट इज एन एसेट मैनेजमेंट, मैनेज क्लाइंट्स फंड। ये होता है फ्रंट ऑफिस, मतलब फ्रंट एंड में क्या काम हो रहा है उसके बारे में बताया गया। उसके बाद आता है मिडिल ऑफिस, supports front office activities focusing on risk management and compliances। risk management का मतलब हो गया आइडेंटिफाई, असेस एंड मिटिगेट्स फाइनेंशियल रिस्क, मार्केट, क्रेडिट, ऑपरेशनल। तो यहाँ पे हम जैसे समझ सकते हैं कि मिडिल ऑफिस का काम क्या होता है कि वो रिस्क मैनेजमेंट कराने में हेल्प में रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। उसके बाद क्या होता है कंप्लायंस, इंश्योर अधीर टू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड इंटरनल पॉलिसीज। कंप्लायंस फॉलो कराना, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करना, इंटरनल पॉलिसीज को मेंटेन कर रखना, ये इसके बारे में बताया गया। ट्रेजरी, मैनेज द फर्म्स लिक्विडिटी, फंडिंग एंड कैपिटल। ओके, अगला पॉइंट है बैक ऑफिस। बैक ऑफिस मतलब बैक एंड में क्या काम हो रहा है? प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल सपोर्ट कराना, ऑपरेशंस, हैंडल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। बैक एंड में बैक ऑफिस क्या करती है कि ऑपरेशन प्रोवाइड करती है, लाइक ट्रांजैक्शन को प्रोसेस कराना, क्लियर कराना, सेटलमेंट कराना, उसके जो ट्रांजैक्शन है उनको। और उसके अलावा टेक्नोलॉजी, बैक एंड में ये काम होता है टेक्नोलॉजी का होता है कि डेवलप एंड मेंटेन्स द आईटी स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ह्यूमन रिसोर्स, मैनेज स्टाफिंग, कंपनसेशन एंड ट्रेनिंग। ह्यूमन रिसोर्स, जो ह्यूमन की रिसोर्स होती है उनके पास, उसको स्टाफिंग कराना, उसको मतलब कैसे सही स्टाफ आया कि नहीं आया। फिर कंपनसेशन पैसे देना, ट्रेनिंग सिखाना, उनको सिखाना कि क्या सही है नहीं है। उसके अलावा फिर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, मैनेज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड इंटरनल कंट्रोल। ओके, उसके बाद हम जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडिया एवोल्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन investment banking. Investment banking in India has evolved significantly since economic liberation began in the early 1990s। ये 1991 की एलपीजी की बात किया गया है। एवोल्यूशन पहले प्री 1999 में क्या, 1999 1991 का एरा जो था, जो एलपीजी पॉलिसी आने से पहले की बात कहती, द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट was largely closed and regulated। Investment banking activities were primarily linked to public sector financial institutions like ICICI, now ICICI Bank, IDBI, and IFCI, which focus on terms, lending, and project finance. Market merchants banking, a subset of investment banking, was nascent and primarily involving public issue management। कहने का मतलब है कि जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडिया की थी 1991 से पहले की,
वो मेजरली इंडिया का फाइनेंशियल मार्केट क्लोज था और बहुत रेगुलेटेड था। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो एक्टिविटीज़ होती थी वो प्राइमरीली फोकस क्या करती थी, वो मेजर प्राइमरी फोकस था उनका पब्लिक सेक्टर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे। जो बैंक्स होते हैं, आईसीआईसीआई है, आईडीबीआई है, उनके ऊपर उनको लैंड प्रोजेक्ट फाइनेंस कराने में वो हेल्प करती थी, मर्चेंट बैंक की तरह काम करती थी। लेकिन post 1991 liberalization, the economic reforms led to increased foreign investment, the opening of capital market, and the surge in corporate activities. This paved the way for entry of private and foreign investment banks. कहने का मतलब है कि 1991 के लिबरलाइजेशन स्कीम के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आई, कैपिटल मार्केट खुला और उसके बाद कॉर्पोरेट एक्टिविटीज़ बढ़ी, जिसने एक रास्ता बनाया, वे दिया किसको, प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बैंक को एंट्री करने के लिए। फिर ग्रोथ ऑफ मर्चेंट बैंक्स, ग्रोथ ऑफ मर्चेंट बैंक्स का ग्रोथ हुआ, पब्लिक इशू मैनेजमेंट बिकम मोर सोफिस्टिकेटेड। उसके बाद आता है एमरजेंस ऑफ एम एंड ए का मतलब मर्चेंट एक्विजिशन। कहने का मतलब कि एज इंडियन कंपनी एक्सपेंडेड एंड ग्लोबलाइज, M&A एक्टिविटी पिक्ड अप, क्रिएटिंग डिमांड्स एंड एडवर्सरी सर्विसेज। ओके। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट को डेवलप किया गया कैसे, जो एनएससी होते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी बिकम मोर रिबूस्ट, फैसिलिटेटिंग ग्रेटर ट्रेडिंग एंड पीपल्स पब्लिक ऑफरिंग्स। ठीक है। इनफ्लो ऑफ ग्लोबल प्लेयर्स, क्योंकि एलपीजी हुआ जिससे लिबरलाइजेशन स्कीम आई, तो बाहर के इन्वेस्टर्स भी इंडिया में है, जिससे एक ग्लोबल प्लेयर बन गया इंडिया, और उसमें बाहर के लोगों का भी इन्वेस्टमेंट आने लगा। मेजर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक्स स्टेबलाइज अ प्रेजेंस इन इंडिया, ब्रिंगिंग ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस एंड डीपर कैपिटल मार्केट एक्सपर्टीज। बताइए मैंने। उसके बाद आता है 2000 एंड ऑनवर्ड्स, कंटिन्यू ग्रोथ इन आईपीओज, आईपीओ आने लग गए बड़े कंपनीज के, अब उन्होंने अपने शेयर्स लिस्टेड करना शुरू किया। प्राइवेट इक्विटी आई, वेंचर कैपिटल एंड क्रॉस बॉर्डर M&A, merger and acquisition. Indian investment banks also gained prominence. Prominence. The market becomes sophisticated with the introduction of new financial product and increased regulatory oversight by SEBI. कहने का मतलब है कि 2000 के बाद जैसे जैसे IPOs बढ़े और प्राइवेट इक्विटीज आई एंड M&A क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स हुए, इंडियन इन्वेस्टमेंट बैंक के जो बैंक्स थे वो भी अपने हाइक पे गए, उनको प्रोमिनेंस मिला, और मार्केट जो है वो और सोफिस्टिकेटेड तरीके से काम करने लगी और प्रोफेशनल थोड़ा बन गया। तो ये बताया गया। उसके बाद जो रिसेंट ईयर्स में डिजिटाइजेशन हुआ, रेज ऑफ फिनटेक हुआ, मतलब जो आजकल के ज़माने में हम देख सकते हैं कितने ज़्यादा ऐसे ऐप्स हैं जो हमें शेयर्स इशू करने में और इस सब में हेल्प कराते हैं। तो उसके बारे में बताया कि रेज ऑफ फिनटेक हुआ, इंक्रीज फोकस ऑन ESG, environmental, social and governance factors and other growing prominence of startup leading फंडिंग। ओके। तो इन्वेस्टमेंट बैंक का ऐसे इवोल्यूशन हुआ। पहले 1991 के पहले तक खाली वो आईसीआई और मतलब पब्लिक सेक्टर्स में था। फिर जब पोस्ट 1991 में लिबरलाइजेशन के बाद हुआ, जैसे जैसे मर्चेंट बैंक्स की ग्रोथ करवाया उसने, फिर जो बड़े बड़े कंपनीज बाहर से इंडिया में आई, इंडिया ग्लोबल प्लेयर बना, इंडिया का कैपिटल मार्केट डेवलप हुआ, इस बारे में बताया गया। उसके बाद आता है 2000 में, तो हम यहाँ पर 4 पॉइंट लिख सकते हैं कि अगर पूछे कि इवोल्यूशन के मतलब पूरा इवोल्यूशन बताइए क्या क्या हुआ है इंडियन मार्केट का, तो ऐसे हम डिस्क्राइब किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन बिजनेस बैंक, इंडियन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सिस्टम, डोमिनेंस ऑफ several universal banks. Many large Indian banks like ICICI Bank, HDFC Bank, Axis Bank, SBI operates integrated investment banking decision along with their commercial banking operations. यहाँ पे बताया गया है कि जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, जैसे ICICI बैंक है, फिर HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है, SBI, सब ने क्या किया है कि अब उनका कॉमर्शियल बैंकिंग ऑपरेशन तो था ही, उन्होंने इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में डाल दिया अपने उसी में। तो उनका एक बड़ा यूनिवर्सल बैंक, डोमिनेंस ऑफ यूनिवर्सल बैंक हो गया कि मतलब एक ही बैंक के अंदर आपको दोनों चीज़ें, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का भी काम हो रहा है और कमर्शियल बैंकिंग भी ऑपरेशन कर पा रहे हैं आप। उसके बाद हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक प्लेयर्स। ठीक है। अलॉन्ग साइड ग्लोबल फर्म्स, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बैंक लाइक कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, JM फाइनेंशियल, एक्सिस कैपिटल है सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर। करेक्ट। हमें पता है कोटक इन्वेस्टमेंट बैंक, कोटक महिंद्रा का जो इन्वेस्टमेंट बैंक है वो कितना
बूस्ट कर रहा है इस समय। डोमेस्टिक प्लेयर्स की बात करी गई है उसकी यहाँ पे। उसके बाद देख सकते हैं फोकस ऑन इक्विटी कैपिटल मार्केट ईसीएम, IPOs and QIP. QIP का मतलब qualified institutional placements are a major part of the business driven by a growing economy and large retail investor base. यहाँ पे बताया गया कि जो इंडियन इन्वेस्टमेंट बैंक्स का जो फोकस है वो है इक्विटी कैपिटल मार्केट के ऊपर ज़्यादा होता है, जैसे IPOs निकालना, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स कराना, वो मेजर पार्ट ऑफ बिजनेस का होता है उनका। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है कि ग्रोइंग डेट कैपिटल मार्केट DCM। DCM इसका मतलब है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स मार्केट इज डेवलपिंग थ्रू स्टिल लेस लिक्विड देन इक्विटी मार्केट। जैसे कि एक और नया चीज आ रहा है अभी मार्केट में जिसका नाम है डेट कैपिटल मार्केट्स। उसमें कैपिटल डेट, जैसे हम लोग ऊपर बताया कि ECM में होता है इक्विटी कैपिटल मार्केट, यहाँ पे होता है डेट कैपिटल मार्केट। कंपनीज डेट इशू करती है और बदले में पैसा उठाती है। तो अभी ये उतना डेवलप नहीं हो रहा, बट ये स्टिल इन डेवलपिंग है, ये बताया गया। उसके बाद है डायनेमिक M&A लैंडस्केप ड्रिवन बाय कंसोलिडेशन ग्लोबलाइजेशन एंड इनबाउंड आउटबाउंड डील्स। रेगुलेटरी एनवायरनमेंट हैवीली रेगुलेटेड बाय सेबी, बहुत रेगुलेट होता है सेबी के थ्रू, नहीं तो बहुत सारी चोरी चकारी तो आपको पता ही है। टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, इंडियन इन्वेस्टमेंट बैंक्स बहुत अच्छी से टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करता है, लाइक इंक्रीजिंग यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन डील एग्जीक्यूशन एंड रिसर्च। उसके बाद आता है इंक्रीज सोफेस्टिकेशन evolution from pure merchant banking to a wider range of advisory, capital market and financial engineering services। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ सकते हैं यहाँ पे रिसेंट डेवलपमेंट एंड द वे अहेड इन इंडिया, कि अब क्या रिसेंटली डेवलपमेंट क्या हो रहा है, अब आगे क्या होगा इंडिया में, क्या कर हो सकता है। जिससे क्वेश्चन आता है कि आप इंडिया के बारे में बताइए कि क्या कर सकते हैं, तो उसके बारे में बताया जा रहा है। तो रिसेंट डेवलपमेंट डिजिटाइजेशन एंड फिनटेक, जो आजकल हम देखते हैं कि कैशलेस इकोनॉमी की बात करी जाती है, और फिनटेक पैसे को मतलब पैसों के लिए जो एक मार्केट ऑनलाइन देखा जाता है कि सब मेजर पार्ट ऑनलाइन हो गया है। तो इंक्रीज एडॉप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन फाइनेंशियल सर्विसेज, lending to more efficient process and data analytics, potential disruption from fintech firms। ठीक है, ESG integration, growing emphasis on environmental, social and governance factor in investment bank decision, influencing deal structuring and capital raising। कैपिटल रेज करने में एनवायरमेंटल एंड सोशल एंड गवर्नेंस फैक्टर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाने में, इन्फ्लुएंस करते हैं स्ट्रक्चर को कैपिटल रेज कराने में। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है रेज ऑफ स्टार्टअप फंडिंग। इंडिया में हमें पता है कि ऐसे शार्क टैंक का एक आता है, शार्क टैंक जो आता है इंडिया। उसके अलावा फिर बहुत सारे हम देखते हैं कि कैसे इंडिया में स्टार्टअप्स को फंडिंग दी जाती है। इंडिया इज वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोनॉमी ecosystem has led to increased demand for venture capital and provide private equity funding involving investment banks in structuring these deals। okay, so समझिए आगे कि रेज ऑफ स्टार्टअप फंडिंग इंडिया में, जैसे हर दूसरा व्यक्ति अब कोई स्टार्टअप कर रहा है तो उसको भी डील चाहिए कि कैसे वो अपने इन्वेस्टमेंट लाए अपने स्टार्टअप के लिए। तो उसके बारे में बताया कि कैसे उनको फंड चाहिए होता है। इंक्रीज फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग, गवर्नमेंट पुश फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिक्वायर सिग्निफिकेंट कैपिटल क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोजेक्ट फाइनेंस एंड बॉन्ड इश्यूएंस। गवर्नमेंट चाहती है कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, लोगों को घर मिले, लोगों के प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े जो पब्लिक प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी बात करी गई है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट का एक मेजर फोकस है उसके ऊपर कि उसको डेवलप करने के लिए। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या है लिखा है रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, सेबी कंटिन्यूज टू डिफाइन regulations to enhance market integrity, investors protection and ease of doing businesses। बिजनेस को इजीली किया जा सके, मार्केट इंटीग्रिटी बने, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन मिले, इसके बारे में बताया गया। क्रॉस बॉर्डर डील्स, इंडिया कंपनीज जो होती है वो ग्लोबल एक्विजिशन के बारे में बात कर रहे हैं आजकल हम लोग। कैसे ये देखा जाए तो टाई अप किया जाता है, मर्जर किया जाता है, फिर जैसे टाटा क्या करती है, जैगवार को ले लेती है, तो मर्जर हो गया, एक्विजिशन हो गया, एक्वायर कर लिया ना टाटा ने उसको। तो इन सब चीज़ों के बारे में क्रॉस बॉर्डर डील्स के बारे में बात करी जाती है, अब इतना बढ़ चुका है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंडिंग फंड्स AIF, growth of AIF as a significant source of capital lending to more private transactions।
ठीक है। द वर्ल्ड वे अहेड, अब आगे क्या, ये बात आई है, अब आगे क्या। डीपनिंग कैपिटल मार्केट, कंटिन्यू एफर्ट टू डीपन एंड ब्रॉडन इंडियाज कैपिटल मार्केट, स्पेशली द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स मार्केट, टू प्रोवाइड मोर डाइवर्स फंडिंग एवेन्यूज। ठीक है, कैपिटल मार्केट जो इंडिया का है, जिससे बीएससी और एनएससी, जहाँ पे अभी हम सबको स्टॉक मार्केट कहते हैं, उसको और डीपन करना, उसको और गहरा करना, उसको और फैलाना, बड़ा करना की बातें चल रही है, होती है। स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज़, अब सबको एक्सपर्ट की स्पेसिफिकेशन चाहिए। इंक्रीजिंग डिमांड फॉर स्पेशलाइज्ड एडवाइजरी सर्विस इन नीश सेक्टर्स, एग्जांपल टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, रिन्यूएबल एनर्जी, सबको एक्सपर्टीज चाहिए, उन सबके एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए, एडवाइस चाहिए उन सब के बारे में। फिर आगे है ग्लोबल इंटीग्रेशन, ग्लोबल इंटीग्रेशन विद ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट, अट्रैक्टिंग मोर इंटरनेशनल कैपिटल एंड फैसिलिटेटिंग आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट। ग्लोबल लेवल पे जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उनमें जो अट्रैक्ट करते हैं कि क्या इंटरनेशनल कैपिटल कैसे बाहर से पैसा आए, उसके बारे में बात करी जा रही है, उसको कैसे किया जाए। उसके बाद आता है इनहेंस रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट को कैसे अच्छे से किया जाए विद मार्केट वॉलेटिलिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ बूस्ट रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क विद कंटिन्यू टू ग्रो। उसके बाद आता है टैलेंट डेवलपमेंट, आजकल टैलेंट की बहुत ज़रूरत है, तो हमें उसके बारे में बताइए। द नीड ऑफ हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल स्पेशलाइज्ड एरियाज लाइक फाइनेंशियल मॉडलिंग, डील स्ट्रक्चरिंग एंड सेक्टर एक्सपर्टीज, सबको आजकल डेवलपमेंट टैलेंट की नीड है। और वो भी स्किल्ड प्रोफेशनल जो होते हैं, जिस जो कि फाइनेंशियल मॉडलिंग में आए, डील स्ट्रक्चरिंग में हो, उन सब के स्किल प्रोफेशनल्स की नीड है। तो वही बताया गया कि इसके बारे में बात ध्यान दिया जा रहा है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड, इंडियन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग विल रिमेन सस्पेक्टेड to global economic conditions, geopolitical events, and interest rate movement. Sustainable finance, growing importance of green bonds, social impact bonds, and other sustainable finance instruments. ठीक है गाइस, तो अगला पॉइंट है इंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक। अब इन्वेस्टमेंट बैंक का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हाँ, तो गाइस हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक in India. The organizational structure of an investment bank is typically complex, reflecting its diverse function, while specific structure can vary. A common hierarchy and departmental breakdown includes, आगे पॉइंट्स है बताया, यहाँ पे बताया कि जो इन्वेस्टमेंट बैंक का स्ट्रक्चर होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि उसके बहुत सारे फंक्शन, बहुत डाइवर्स फंक्शंस करती है वो। कुछ while specific structures can vary, a common hierarchy and departmental breakdown includes, लिखा है एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, यानी कि सीईओ, सीएफओ रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल स्ट्रेटेजी एंड ऑपरेशंस, जो बड़े बड़े चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होते हैं, जो मेजरली स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट कराने में और ऑपरेशंस को डिसाइड करने में मेजर रोल निभाते हैं, वो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट होता है। उसके बाद होता है डिविजन्स, डिपार्टमेंट्स, उसके जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें होता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन होता है, आईबीडी, जिसके अंदर ये सब चीज़ आती हैं, प्रोडक्ट ग्रुप्स, एम&ए, ईसीएम, इक्विटी कैपिटल मैनेजमेंट, डीसीएम, डेट कैपिटल मैनेजमेंट, लिवरेज फाइनेंस, प्रोडक्ट ग्रुप्स हो गई है। इसके बाद आता है इंडस्ट्री और कवरेज ग्रुप्स, टेक का जो अलग कवरेज ग्रुप होता है, फिर हेल्थ केयर का अलग होगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ग्रुप्स का अलग होगा, इंडस्ट्रियल्स का अलग होगा, एनर्जी एक्सेट्रा, मतलब ग्रुप वाइज डिवीजन हो गया कि कौन सा इंडस्ट्री के बारे में अलग ग्रुप बना दिया, और उसके ऊपर जो था वो था प्रोडक्ट के वाइज की जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स प्रोडक्ट देती है अपने क्लाइंट्स को, उनके बारे में अलग ग्रुप है। और उसी के बाद दूसरा वाला है इंडस्ट्री डिवाइड कर दी इंडस्ट्री वाइज, कि टेक के लिए, टेक की जो इंडस्ट्री है उसके लिए जो एम एंड मर्जर एंड एक्विजिशन का अलग ग्रुप बन सकता है, ईसीएम कैपिटल मार्केट के लिए, इक्विटी कैपिटल मार्केट का अलग, डेट कैपिटल मार्केट का अलग, ऐसे करके बताया गया है। उसके बाद है सेल्स एंड ट्रेडिंग। सेल्स एंड ट्रेडिंग में आता है, पहला है सेल्स रिलेशनशिप मैनेजर्स विद हु रिप्रेजेंट्स ट्रेडिंग आइडियाज टू इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स। ऐसे मैनेजर्स जो कि ट्रेडिंग आइडियाज बताते हैं अपने इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को, मतलब कि वो अपने सर्विसेज बेच रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, ये बात यहाँ पे आती है। उसके बाद आता है ट्रेडिंग का जो दूसरा ये
ट्रेडिंग का जो दूसरा सेक्टर होता है उसके बारे में बताया गया कि एग्जीक्यूट ट्रेड्स, मेक्स मार्केट, मैनेज रिस्क फॉर स्पेसिफिक एसेट क्लासेस, इक्विटीज, फिक्स इनकम, एफएक्स, कमोडिटीज, डेरिवेटिव्स। इसके बारे में ट्रेडिंग के लिए अलग अलग डिविजन कर दिए। यहाँ बेसिकली बताया जा रहा है कि कौन कौन से डिविजन्स के अंदर जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो कौन कौन सा हो सकता है। जैसे हमें ऊपर पढ़ा कि एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट का अलग हो गया, फिर डिविजन्स डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर दिया। लाइक जो यहाँ पे लिखा हुआ है पहला कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिविजन्स में आता है आपका प्रोडक्ट ग्रुप के हिसाब से हो गया, फिर इंडस्ट्री के हिसाब से हो गया। फिर अगला जो डिवीज़न है वो हो गया सेल्स का डिवीज़न, फिर अगला हो गया रिसर्च का, अगला हो गया एसेट मैनेजमेंट का, फिर अगला प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट का, PWM जिसे कहते हैं, जिसमें हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स के बारे में बात की जाती है जो प्राइवेटली मैनेज करना पड़ता है जिनके बारे में। उसके बाद आता है बैक ऑफिस ऑपरेशन, सेटलमेंट्स जो होते हैं ट्रांजेक्शन्स के, रिकन्सिलेशन होता है। फिर मिडिल ऑफिस के बारे में जो जहाँ पे होता है रिस्क मैनेजमेंट के देखते हैं बैंक्स अपना, लीगल, फाइनेंस, ट्रेजरी, इन सब में कंप्लाइंस पूरा करते हैं। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट हो गया वो IT सेक्टर, IT इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स का जो डिपार्टमेंट हो गया, मतलब ये डिविजन है डिपार्टमेंट वाइज जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताया गया। फिर आती है हिरार्की विद इन अ डिवीजन, डेट इज एग्जाम्पल IBD। यहाँ पे आता है एनालिटिक्स, एंट्री लेवल एनालिटिक्स होते हैं। फिर रिस्पॉन्सिबल जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल मॉडलिंग होते हैं, प्रेजेंटेशन, इंडस्ट्री रिसर्च ऐसा। एसोसिएट्स, मोर कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्लाइंट इंटरेक्शन। फिर आ गया वाइस प्रेसिडेंट, VP जिसे कहते हैं, मैनेज टीम, प्राइमरी क्लाइंट कंटेक्ट्स, डील्स एग्जीक्यूशन। ओके, फिर हिरार्की जो होती है, हिरार्की का कहने का मतलब है कैसे कैसे पहले कौन सबसे ऊपर रहेगा, उसके नीचे कौन आएगा, उसके नीचे कौन आएगा, उसके नीचे कौन आएगा, ऐसा। तो यहाँ पे जब डायरेक्टर है, फिर डायरेक्टर के बारे में बताया गया कि डायरेक्टर जो है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्टर और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो हो गए, जो कि ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनेशन हो गया, क्लाइंट रिलेशनशिप हो गया, टीम लीडरशिप को मैनेज करते हैं। उसके बाद आते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर्स, MD, सबसे टॉप मोस्ट जो लोग होते हैं। सीनियर क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेज करते हैं वो। डील ओरिजिनेशन होता है, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप होती है, वो लोग अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनके पास होती है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि सेबी की गाइडलाइंस क्या है मर्चेंट बैंक्स के लिए। ओके, तो आगे हम जैसे देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया में जो सेबी की गाइडलाइंस है मर्चेंट बैंक्स के लिए वो है कि इन इंडिया मर्चेंट बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी। SEBI's regulations aim to ensure transparency, investors' protection, and the orderly development of security market. Basically, capital market की orderly development हो, investors की protection हो, transparency maintain रहे, इसके बारे में बताया गया। The primary regulation governing merchant bankers in SEBI मर्चेंट बैंक रेगुलेशन 1992 एक्ट है, उसके हिसाब से काम होता है। जिसमें पहला की एस्पेक्ट ऑफ सेबी गाइडलाइंस है। सेबी के जो इसका डेफिनेशन है कि सेबी डिफाइंस मर्चेंट बैंक्स एज एन एनी पर्सन हु इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ इशू मैनेजमेंट। यहाँ पे बताया गया कि सेबी के हिसाब से मर्चेंट बैंकर्स का डेफिनेशन क्या है। ये इंपॉर्टेंट है, याद करना चाहिए, क्योंकि पेपर्स में पूछते हैं कि मर्चेंट बैंक के से आप क्या समझते हैं। तो लिखा है एनी पर्सन हु इज एंगेज इन बिजनेस ऑफ इशू मैनेजमेंट आइदर बाय मेकिंग अरेंजमेंट फॉर सेलिंग, buying or subscribing to securities or acting as a manager, consultant, advisor or rendering corporate advisory service in relation to such issue management। कहने का मतलब है कि सेबी के हिसाब से मर्चेंट बैंक उस किसी भी पर्सन को कहते हैं जो कि बिजनेस इंगेज है किस चीज़ में, मैनेजमेंट के इशू ऑफ मैनेजमेंट आइदर बाय मेकिंग अरेंजमेंट फॉर सेलिंग, सिक्योरिटीज़ को बेचने, खरीदवाने, सब्सक्राइब कराने, एज और कैसे, या तो एक्टिंग एज अ मैनेजर, कंसल्टेंट, एडवाइज़र, रेंडरिंग सर्विस। बेसिकली कहने का मतलब है कि जो बिचौलिया होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं कि कैसे खरीदना है और कैसे बेचना है, जैसे कि आजकल के ग्रो प्लेटफॉर्म है, फिर जीरोधा है, उसके अलावा एंजल ब्रोकिंग है। तो ये सब आपके मर्चेंट बैंकर की तरह हेल्प करते हैं, ये बात है। उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन पार्ट, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन विद सेबी। मर्चेंट बैंक्स को मैंडेटरी होता है अपने आप को सेबी के साथ रजिस्टर कराना। उसके बाद आता है स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिलेटेड टू नेटवर्थ।
एक नेटवर्थ डिसाइड किया गया सेबी के द्वारा, जिसका जो है कि 5 करोड़ की कैटेगरी फॉर कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर के लिए, जो कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड्स के साथ उनके पास 5 करोड़ की एक मिनिमम नेटवर्थ होनी ही चाहिए, तभी वो एक क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया गया है, उसके बाद ही वो रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। इसके बाद आता है सेबी क्या करता है, सेबी इशू डिफरेंट क्राइटेरियाज ऑफ मर्चेंट बैंकर्स कैटेगरी 2, 3, 4 based on the range of activities they can undertake. Only category 1 merchant bankers can act as a lead manager for public issue. बेसिक कुछ नहीं दिया है यहाँ पे, बताया कि कौन जैसे सभी 4 टाइप के कैटेगरी डिवाइड कर रखा है, जिसमें से खाली 1 जो कैटेगरी है वो ही लीड मैनेजर की तरह पब्लिक इशू करवाने में हेल्प कर सकता है। उसके बाद आया कि कैपिटल एडिक्वेसी required to maintain a minimum net worth to ensure financial stability. मर्चेंट बैंकर्स को एक मिनिमम नेटवर्थ अपनी मेंटेन करके रखनी पड़ती है ताकि उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे, ताकि वो चोरी करके भागे नहीं, इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद आता है फिट एंड प्रॉपर पर्सन क्राइटेरिया। द एप्लीकेंट्स एंड इट्स डायरेक्टर की मैनेजमेंट पर्सोनल मस्ट मीट फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया इंक्लूडिंग इंटीग्रिटी, रेपुटेशन एंड फाइनेंशियल साउंडनेस। जो कि मर्चेंट बैंकर्स के रूप में है वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे या काम करेंगे या डायरेक्टर्स होंगे या फिर जो की मैनेजमेंट पर्सनल्स होंगे, उनकी फिट एंड प्रॉपर होना चाहिए, उनकी इंटीग्रिटी भी मेंटेन होनी चाहिए, रेपुटेशन भी होनी चाहिए और फाइनेंशियल साउंड भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके पास ही पैसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है कोड ऑफ कंडक्ट की। कोड ऑफ कंडक्ट क्या, मर्चेंट बैंकर्स मस्ट अडहियर टू अ स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट कवरिंग फेयरनेस एंड ड्यू डिलिजेंस, एक्टिंग विद इंटीग्रिटी, डिलिजेंस एंड फेयरनेस इन ऑल डीलिंग्स, कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियल मतलब अपनी बातें किसी को बताना नहीं, इसी बारे वो होती है मेंटेनिंग क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी, क्लाइंट की जो चीज़ें हैं वो कॉन्फिडेंशियल रखना, एक्सपोज नहीं करना, डिस्क्लोजर मेकिंग एडिक्वेट डिस्क्लोजर टू क्लाइंट्स एंड सेबी, गाइडलाइंस को और चीज़ों को सेबी के साथ शेयर करना और क्लाइंट्स के साथ शेयर करना, और बीच में ट्रांसपेरेंसी रखना कि सेबी ने क्लाइंट्स के लिए क्या बताया, क्लाइंट्स के पास सेबी के पास क्या हो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो डिस्क्लोज करके रखना। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मैनेजिंग पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट स्पेशली व्हेन एक्टिंग एज अ लीड मैनेजर फॉर पब्लिक इशू। ठीक है, उसके बाद आता है अवॉइडेंस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब अंदर की बातों को, कंपनी के अंदर की बातों को बाहर के लोगों तक बता देना, वो रोकना होता है। प्रोहिबिटिंग मिसयूज ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। कंपनी जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के साथ क्या करती है कि वो अपनी चीज़ें शेयर करके रखती है ताकि उनको हेल्प होती है कंपनीज को अपना काम कराने में, बट वही चीज़ है कि अवॉइड करना। मर्चेंट बैंकर्स को क्या करना होता है कि वो इनसाइडर ट्रेडिंग ना करे, कि अपनी जो कंपनीज ने बताया है वो जाकर के बाहर प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दे दी, जिससे उनको ही दिक्कत, कंपनी को दिक्कत हो गई। इसके बाद आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लीड मैनेजर्स। When acting as a lead manager for a public issue, a merchant banker has significant responsibility. उसके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है अगर मर्चेंट बैंकर्स के पास, अगर वो एक लीड मैनेजर की तरह रोल प्ले करते हैं। क्या होती है, पहली है ड्यू डिलिजेंस, इंश्योरिंग ऑल डिस्क्लोजर इन द ऑफर डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस आर ट्रू, फेयर एंड एडिक्वेट। यहाँ पे कहा गया है कि जो डॉक्यूमेंट होता है, जो कि मेजरली प्रोस्पेक्टस होता है, वो सही सच होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, फेयर एंड एडिक्वेट होना चाहिए, मतलब पूरा होना चाहिए। वो ये नहीं कि कुछ बातें छिपा दी गई, कुछ बातें बताई गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। चूँकि आप मर्चेंट बैंकर हो, ऊपर से लीड मैनेजर की रिस्पॉन्सिबल कर रहे हो, तो आपको पूरी चीज़ें डिस्क्लोज करनी ही चाहिए। उसके बाद आता है compliance, ensuring compliance with SEBI regulations, Companies Act and other relevant laws। जो लॉज कंपनीज के लिए हैं उनके साथ उनको कंप्लाइंस पूरा करना है, तभी वो सही से कंप्लाइंस कर पाएंगे, मतलब काम कर पाएंगे। जो कि सेबी के रेगुलेशंस की बात करी गई है, फिर कंपनीज एक्ट की बात करी है, और जो अदर लॉज हैं जो इम्पोर्टेंट हैं उनको कंप्लाई करना है। फिर आता है मार्केट कंडक्ट, इंश्योरिंग फेयर एंड ऑर्डरली कंडक्ट फॉर इशू प्रोसेस। जो मार्केट में जो फेयर कंडक्ट होता है, ऐसा नहीं कि गलत तरीके से अपनी चीज़ों सिक्योरिटीज़ को इशू करना, ऐसा नहीं करना है। redressal of investors grievance, ensuring mechanism are in the place for investors grievance redressal। यहाँ पे कहा गया है कि जो इन्वेस्टर्स का जो दिक्कतें आती है, उनको परेशानी आती है, उनको रिड्रेसल करना, मतलब उनको रिड्रेस करना, मतलब रिड्रेस का मतलब होता है कि उनको सॉल्व करने की बातें की
बेसिकली कही जा रही है। उसके बाद आता है रिकॉर्ड कीपिंग, मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स फॉर ऑल द ट्रांजेक्शन्स एंड एक्टिविटीज, सारे एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना। इंस्पेक्शन एंड डिसिप्लिनरी एक्शंस, सेबी हैज द पावर टू इंस्पेक्ट records, investigate compliance and take disciplinary actions जैसे कि सस्पेंशन, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अगेंस्ट नॉन कंप्लाइंट मर्चेंट बैंकर्स। कहा गया है कि जो जो जिसने भी ये सारी चीज़ें कंप्लाई नहीं कर रही है उसके पास सेबी कैसे पावर होती है कि वो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा दे, सस्पेंड कर दे, ये सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। उसके बाद हम जानते हैं यहाँ पे कि प्री इशू एंड पोस्ट इशू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है। पब्लिक इशू जो होती है इंडिया में, जो कंपनीज अपनी पब्लिक इशू कराती है उनके लिए प्री इशू एंड पोस्ट इशू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक इशू लाइक IPOs and FPOs in India is designed to protect investors' interest, ensure transparency, and maintain market integrity. SEBI plays a central role through its issue of capital and disclose requirement ICDR regulations. यहाँ पे रेगुलेशन के बारे में बताया गया है कि क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या है जो सेबी ने बनाए हैं ताकि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखी जा सके और मार्केट की इंटीग्रिटी बनाई रखी जा सके। ये वर्ड्स ही आपके लिए काफ़ी आप पेपर में लिखे सही आएंगे। फिर आता है कि प्री इशू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है। इशू होने से पहले दिस फेज कवर एवरीथिंग बिफोर द पब्लिक इशू ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन। ओके, सो आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पे आता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरमीडिएरीज। प्री इशू मतलब इशू होने से पहले क्या होता है कि इंटरमीडिएरीज को अपॉइंट करना पड़ता है ताकि आपकी चीज़ें मार्केट में इशू करी जा सके। ठीक है, तो द इशूअर कंपनी इन कंसल्टेशन विद द लीड मर्चेंट बैंकर अपॉइंट्स वेरियस इंटरमीडिएरीज। पहला है लीड मर्चेंट बैंकर्स, ओके, रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल इशू मैनेजमेंट, ड्यू डिलिजेंस एंड रेगुलेटरी कंप्लाइंस। जितने भी हमें मिले जाए बताई गई है ये रेगुलेशंस के द्वारा कि ये कंप्लाइंस पूरे करने हैं, तो उनको हेल्प लीड मर्चेंट बैंकर्स का काम होता है कि वो सारे कंप्लाइंस पूरे हो इशू होने से पहले। बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मेजरली ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल होते हैं इशू कराने के। उसके बाद आता है रजिस्ट्रार टू द इशू। द मैनेजर्स मैनेज एप्लीकेशन फॉर्म्स, अलॉटमेंट एंड रिफंड प्रोसेस। ठीक है, बैंकर्स टू द इशू कलेक्ट एप्लीकेशन मनी। जो बाहर से खरीदते हैं उनके जो पैसे आते हैं वो कलेक्ट करना का काम भी इनका ही करना होता है। उसके बाद होता है अंडर राइटर्स कमिट टू सब्सक्राइब टू अनसब्सक्राइब पोर्शन ऑफ द इशू, ऑप्शनल बट कॉमन। यहाँ इसका ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा, ये इसका कहने का मतलब है कि कंपनीज क्या करती हैं कि कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्या करते हैं, जो कंपनीज अपनी इशू करती है चीज़ें, मतलब अपना सिक्योरिटीज इशू करती है, तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ पोर्शन उनका अनसब्सक्राइब रह जाता है जो कि फिर उनको दिक्कत करता है। तो इन्वेस्टमेंट बैंक अंडर राइटर्स क्या करते हैं कि वो अनसब्सक्राइब पोर्शन को वो खुद सब्सक्राइब कर लेते हैं ताकि कंपनी की सिक्योरिटीज इजिली मार्केट में ट्रेड कर सके। ये ऑप्शनल होता है बट कॉमनली प्रैक्टिस की जाती है इसकी। ये होता है अंडर राइटर्स, एक लेवल लैंग्वेज में यही होता है अंडर राइटर्स। समझना है तो अलग समझ सकते हैं। सिंडिकेट मेंबर्स ब्रोकर्स हेल्प डिस्ट्रीब्यूट द इशू। जो हम कंपनी अपने शेयर इशू करती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करते हैं। एडवर्टीजिंग एजेंसी फॉर इशू प्रमोशन, जो बाहर मार्केट में बड़ी बड़ी एजेंसीज होती हैं वो क्या करती है, एडवर्टाइज करती है कि इसका IPO आ रहा है, आप इसको सब्सक्राइब करिए, बहुत अच्छा IPO, इसके बारे में बताया गया। ये सब जो जितने थे ये है प्री इशू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब आते हैं हम इसमें और भी कुछ है, जैसे कि ड्यू डिलिजेंस, द मोस्ट क्रिटिकल स्टेप। Lead merchant bankers conduct extensive due diligence on the issuer's company's financial, business, legal aspects, management, and promoters. This ensures that all information presented to the public is accurate and complete. ड्यू डिलिजेंस का मतलब ही यही है कि जो उनको कंप्लायंस पूरे करने हैं उसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है, जो कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की तरह परफॉर्म कर रही है, वो उनके लीड मर्चेंट बैंकर्स के बन करके हेल्प कराए कंपनीज की, ताकि वो अच्छी से अपने फाइनेंशियल्स को प्रेजेंट कर सके या कंप्लायंस पूरे कर सके। वेदर लीगल एस्पेक्ट है, मैनेजमेंट है और प्रमोटर्स के सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होनी चाहिए पब्लिक तक, और वो भी एक्यूरेट और कंप्लीट। ऐसा नहीं कि गलत
बताई गई है। फिर आता है ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस DRHP प्रिपरेशन। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है कि ऐसा प्रोस्पेक्टस जो कि एक लमसम अमाउंट बताता है कि इतना से इतना के बीच में हमारा शेयर्स रहेगा, तो उसके बाद मार्केट डिमांड के हिसाब से वो सिक्योरिटीज़ के प्राइस डिसाइड हो जाते हैं कि इस बीच खरीदने के तैयार रहते हैं। द लीड मर्चेंट बैंकर्स हेल्प द इशूअर prepares the DRHP, which is preliminary offer documents containing all material information about the company's its business. बेसिकली ये रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस जो होता है, एक प्रोस्पेक्टस होता है, बताया जो उसी में बताया गया कि वो प्रोस्पेक्टस में सारी बिजनेस डिटेल्स होती है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है, जिसमें फैक्टर्स और ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू सब चीज़ के बारे में बताया गया होता है। फाइलिंग DRHP विद सेबी के साथ ये जो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस को फाइल करना पड़ता है। DRHP is filed with SEBI for their observations and comments. This is a crucial step for regulatory approval. SEBI reviews the DRHP for compliance with ICDR regulation and adequacy of disclosure. कहने का मतलब है कि जो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस था उसको सेबी के साथ फाइल करने की बात करी गई है। उसके बाद आता है सेबी ऑब्जर्वेशन एंड अप्रूवल। सेबी क्या करता है, उन प्रोस्पेक्टस को अप्रूव कराया गया, ऑब्जर्व करके सेबी प्रोवाइड दिस ऑब्जर्वेशन कमेंट द इशूअर lead merchant banks must address this once SEBI is satisfied it issue its observations effectively giving the green light for the issue। फिर आप अपनी जो शेयर्स हैं वो इशू कर सकते हैं। उसके बाद आता है रेड रोड शो एंड मार्केटिंग। फिर कंपनी क्या करती है, अपने मार्केटिंग करती है अपनी सिक्योरिटीज़ का, प्री मार्केटिंग एक्टिविटीज़ टू गज इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट पर्टिकुलरली फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फिर आता है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस फाइनलाइजेशन होता है वंस सेबी क्या होता है कि सेबी कई बार सेबी के ऑब्जर्वेशन से निकल जाए तो फिर एक प्राइस बैंड, जो मैंने बताया प्राइस बैंड होता है, अमाउंट इतना से इतना के बीच वो डिसाइड होता है। द RHP red hearing prospectus which does not contain the final price and quantity is filed with the registrar of the company। तो एक प्राइस बैंड बनाया था कि इतना से इतना के बीच में होगा, और उसमें नंबर्स भी, क्वांटिटी भी नहीं रहती है, वो एक वो रेंज बनाया जाता है। उसके बाद इशू किया जाता है और रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को उसको फाइल किया जाता है। उसके बाद आता है फाइनल प्रोस्पेक्ट। उसके बाद आता है फाइनल प्रोस्पेक्टस फाइलिंग। आफ्टर द इशू प्राइस इज डिटरमाइंड पोस्ट बाइंडिंग द फाइनल प्रोस्पेक्टस विच इज विद द इशू प्राइस एंड नंबर ऑफ शेयर इज filed with SEBI and ROC before the issue opens। यहाँ पे कहा गया कि उसके बाद जब इशू प्राइस एक बार डिटरमाइन कर लिया जाता है पोस्ट बिडिंग के बाद, मार्केट में बिडिंग करने के बाद, तो फिर उसको सेबी और ROC के पास फाइल कर दिया जाता है। फिक्सेशन ऑफ इशू प्राइस एंड प्राइस बैंड फॉर book building issue, a price band is announced and the final price is discovered through the binding process। For fixed price issue the price is set up front। उसके बाद एक प्राइस फिक्स कर दिया जाता है और उसके थ्रू इशू किया जाता है। अब उसके बाद हम जानेंगे कि क्या होता है पोस्ट इशू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इशू होने के बाद की जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसके बारे में बताया पढ़ेंगे आप। दिस फेज कवर्स एक्टिविटीज आफ्टर द दिस फेज covers activities after the issue closes and until the securities are listed, trading begins and ongoing compliance। collection of application money। जैसे ही भाई इशू हो जाते हैं तो फिर एप्लीकेशन के जो तैयार होते हैं खरीदने के लिए, जो लोग वो अपने पैसे भेजते, एप्लीकेशन मनी देते हैं, और जिससे उसके बाद क्या होता है कि बैंकर जो होते हैं, मर्चेंट बैंकर्स, वो पैसे को कलेक्ट करते हैं। बैंकर्स टू इशू कलेक्ट फंड फ्रॉम एप्लीकेंट्स। उसके बाद आता है बिडिंग प्रोसेस फॉर बुक बिल्डिंग इशूज। इन्वेस्टर्स बिड फॉर शेयर्स विद इन द प्राइस बैंड। इन्वेस्टर जो होते हैं वो प्राइस बैंड के बीच में जहाँ पे उनको सही अपना ट्रू प्राइस मिलता है वहाँ पे वो शेयर्स के लिए बिड करते हैं। उसके बाद आता है, उसके बाद जो प्रोसेस है वो है अलॉटमेंट एंड बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। इसमें है बेस्ड ऑन द बिड रिसीव्ड एंड सेबी गाइडलाइंस मिनिमम application size reservation for retail investors QIBs। The registrar to the issue determines the basis of allotment shares are allotted to successful applicants। बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि जो एप्लीकेशन
अलॉटमेंट होता है वो कंप्लीट किया जाता है। कैसे किया जाता है वही बताया गया कि मिनिमम एप्लीकेशन का जो साइज़ होता है वो आते हैं पैसे, और फिर इन्वेस्टर्स उन्हें परचेज कर लेते हैं। उसके बाद आता है जो रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी इज रिफंडेड टू अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट्स और पार्शियली रिफंडेड टू एप्लीकेंट्स हु रिसीव्ड फ्यूअर शेयर्स देन अप्लाइड फॉर। ये है जिन्होंने अपने डिफ़ॉल्ट कर दिया पेमेंट करने से, पूरा पेमेंट नहीं किया, तो उनकी जो मनी है कुछ रख कर वापस करी जाती है, या फिर जो एप्लीकेशन ज़्यादा था बट अलॉटमेंट उनको कम हुआ तो उस वो जो पैसा उनके पास कंपनीज का जो किया वो वापस करने को रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी कहते हैं। उसके बाद आता है क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट, जो कि उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं एप्लीकेंट्स ने, अब उनके शेयर्स को वापस से उनके डीमैट अकाउंट में भेजने का काम होता है। अलॉटमेंट शेयर्स आर क्रेडिटेड टू डीमैटेरियलाइज डीमैट अकाउंट ऑफ सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स। उसके बाद आता है लिस्टिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। The securities are listed on the designed stock exchange, example NSE, BSE listing provide liquidity and allows investor to trade the shares। बेसिकली जो आजकल हम लोग देखते हैं कि फ़ोन में ऐसे काम होता है, तो NSE और BSE के ऊपर लिस्ट करके हम एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद आता है पोस्ट लिस्टिंग कंप्लाइंस। लिस्ट होने के बाद की कंप्लाइंस क्या होती है? कंटिन्यूस डिस्क्लोजर, हर समय कंपनी को बार-बार डिस्क्लोज करना पड़ता है। द इश्योर कंपनी मस्ट कंप्लाई विद कंटिन्यूस डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एज पर सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015 में जो रेगुलेशंस आई थी सभी की लिस्टिंग ऑब्लिगेशन और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के लिए, उनके हिसाब से उसको डिस्क्लोज करते रहना होता है जो चीज़ें वो बताई गई है। दिस इंक्लूड्स पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट एंड डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इवेंट्स। हर एक जो उनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट है, फाइनेंशियल रिपोर्ट रिजल्ट्स है, फिर मटेरियल कोई इवेंट जो मेजर इवेंट हुआ है उसके बारे में डिस्क्लोज करना उनको ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद आता है पोस्ट इशू मॉनिटरिंग। द लीड मर्चेंट बैंकर्स हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मॉनिटर द पोस्ट इशू परफॉर्मेंस एंड एड्रेस एनी इशू ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड। यहाँ पे कहा गया है कि जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, जो लीड मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मॉनिटर करते रहें जो पोस्ट इशू परफॉर्मेंस हुई है उसके, और कोई भी दिक्कत आ रही है किसी को भी तो उसके वो एड्रेस करें वो दिक्कतों को। उसके बाद आता है अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशंस। इफ द issue was underwritten and unsubscribed, the underwriters are obligated to subscribe to the balance sheet। अंडरराइटर्स का काम यही होता है कि वो जो अनसब्सक्राइब पोर्शन है उसको सब्सक्राइब करे, ताकि कंपनीज का जो शेयर्स है वो मेजर पोर्शन उसको सब्सक्राइब हो चुका है। उसके बाद आता है प्रमोटर्स लॉक-इन्स। प्रमोटर शेयर्स आर सब्जेक्टेड टू अ लॉक इन पीरियड एज पर सेबी रेगुलेशंस टू इंश्योर देयर कंटिन्यू कमिटमेंट टू द कंपनी। इसमें कहा गया कि जो प्रमोटर्स होते हैं उनको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक अपनी ही कंपनी में शेयर होल्ड करना पड़ता है, जिसको लॉक इन पीरियड कहते हैं, ताकि वो अपनी कंपनी में कमिटमेंट शो करते रहें। ये नहीं हो कि वो खाली कंपनी बनाई इसलिए होती कि पैसा आए, पैसा लिए और फरार हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रमोटर्स के लॉक इन पीरियड को भी बढ़ाया गया है। फिर रिड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर ग्रीवियंस, कोई भी ग्रीवियंस होती है, इन्वेस्टर्स को कोई भी दिक्कतें आती है तो उसके बारे में रिड्रेसल करने को कहा गया। ऑन गोइंग मैकेनिज्म फॉर एड्रेसिंग इन्वेस्टर कंप्लेंट्स रिलेटेड टू इशू के लिए जो कोई भी कंप्लेंट आ रही है उसके बारे में बोला गया। द एंटायर प्रोसेस फ्रॉम pre-issue due diligence to post compliance is meticulously regulated by SEBI to foster ट्रांसपेरेंट, फेयर एंड रिबूस्ट कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे बताया गया कि ये जो पूरा प्रोसेस था इसका मेजर पर्पस ही यही है कि सेबी के द्वारा मेंटेन किया जाए पोस्ट लिस्टिंग कंप्लायंस को, ताकि जो इंडिया कैपिटल मार्केट है वो फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से काम कर सके। तो गाइस यहाँ पे आपका पहला चैप्टर का पहला यूनिट IBFS कंप्लीट होता है। थैंक यू। नेक्स्ट यूनिट है जो कि हम कल देखेंगे, आपकी कल वीडियो आ जाएगी, उसके ऊपर आप नेक्स्ट यूनिट अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू।